Jai Hind aspirants, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. Aspirants, आज के इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं बिहार स्पेशल सीरीज नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड। ओके, बिहार स्पेशल सीरीज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको जो बिहार के सीमावर्ती ज़िले हैं उनके बारे में ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। यदि आप उस लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे, जिससे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन से ज़िले किस राज्य के साथ अथवा नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के कुल सीमावर्ती ज़िलों की संख्या जो है वो है 22, और ये 22 ज़िला किस किस के साथ सीमा साझा करता है इसके बारे में जो डिटेल्स से चर्चा है वो उस वीडियो में। ओके, यदि आपको आज अभी तक ये पता नहीं है तो आप जा कर के उस सेशन को देख सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। ओके, लेक्चर नंबर 2 में हम सभी चर्चा करेंगे बिहार के इतिहास को किस तरीके से बांटा गया है और किस तरीके से बिहार या फिर भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार के इतिहास, यदि भारत के इतिहास की बात करें तो आप जानते हैं कि यह 3 वर्गों में वर्गीकृत है। नंबर 1 में एंसेंट हिस्ट्री, 2 में मेडिएवल हिस्ट्री एंड 3 में मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक भारत के इतिहास को ही हम इसको 3 तरीके से बांटते हैं, और बिहार के इतिहास को भी सेम इसी प्रोसीजर में प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास एंड आधुनिक बिहार के इतिहास, इस तरीके से हम इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो बिहार का इतिहास है वो किस तरीके से है। ओके, तो इतिहास में आप यह देखेंगे कि इतिहास जो है वो 3 तरीके से, एक प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल में आप यह जानेंगे कि जो मानव थे वो आदि मानव थे। ओके, आदि मानव हुआ करते थे जिनको पढ़ना और लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, मतलब इस समय जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। ओके, आप आद्य ऐतिहासिक काल में जानेंगे कि लोगों को लिखना तो आ गया था लेकिन पढ़ना अभी भी नहीं आता था, इसीलिए उस समय के जो साक्ष्य हैं उनको हम नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल में आप यह समझेंगे कि लोगों को पढ़ना और लिखना तीनों आ गया था। ओके, इस तरीके से आप क्या है कि इसी तरीके से ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया, फिर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, क्योंकि हम जिसको पढ़ पाएंगे, जिसको समझ पाएंगे, उसी को इतिहास की संज्ञा देंगे। ओके, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि बताइए जब लिखना आता था तो उसको पढ़ना क्यों नहीं। आप जानते हैं कि जब एक छोटे से बच्चे को हम स्लेट एंड पेंसिल दे देते हैं तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो सीधे गोल 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 कुछ भी इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या लिखा गया है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 250 से लेकर के 400 तक संकेत अक्षरों का उपयोग उस समय किया गया था, और उन 250 से 400 संकेत अक्षरों में क्या लिखा गया है अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि क्या उसके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे इतिहासविद हुए जिन्होंने ऐसा कहा कि हमने 82 लिपियों क्या संकेतों को जान गए हैं, 84 संकेतों को जान गए हैं, 100 संकेतों को जान गए हैं। लेकिन आप ही बताइए, यदि लिखा हुआ यहाँ मान लेते हैं कमल। ओके, कमल मान लेते हैं लिखा हुआ है, आप क को पहचानना सीख गए हैं, ल को पहचानना सीख गए हैं, तो ये तो है नहीं कि आप कमल बोलना सीख गए हैं, अभी भी आप इसको क्या बोलिएगा, क ल, और बीच में आप क्या है इस चीज़ को जानना नहीं है। तो इस तरीके से आप सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं, सही चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये कह सकते हैं कि उस समय क्या लिखा गया था इसका अभी कोई पढ़ पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ओके, इस पर काम जो है वो जारी है, एंड आई थिंक कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जिससे हम उसे भी पढ़ सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये आद्य ऐतिहासिक काल की बात है। बिहार के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आप यह समझेंगे कि बिहार के इतिहास को, यदि बिहार के प्राचीन इतिहास की बात करें तो इस समय प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल मतलब स्टोन एज की बात है। ओके, स्टोन एज का जिक्र है। स्टोन एज में आप यह समझेंगे कि आदि मानव हुआ करते थे जो खाना बदोश होते थे। ओके, ये भोजन के फिराक में इधर उधर घूमते रहते थे, और जहाँ इनको भोजन मिलता था वहाँ ये भोजन ग्रहण करते थे। कंद मूलों का एवं शिकार करके ये भोजन ग्रहण किया करते थे।
साथ ही पत्थरों के औजार बनाना भी सीख गए थे। ये जो बात है वो प्रागैतिहासिक काल की बात है। आई थिंक आप सब प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, खाना बदोश हुआ करता था, शिकार करना सीख गया था, इसीलिए इसको हम आखेटक कहते हैं। ओके, शिकार को आखेट और शिकारी को आखेटक कहते हैं। और पत्थरों के औजार करना भी ये लोग सीख गए थे। ये सारी के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोन एज से रिलेटेड है। फिर से आप रिपीट करेंगे हमारे साथ। पाषाण काल के लोग आदि मानव हुआ करते थे, खाना बदोश, शिकार एंड पत्थर के औजारों का ज्ञान इन्हें था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आप यह समझेंगे कि उस समय जो आदि मानव थे वो पत्थरों के औजार का उपयोग किया करते थे, और ये औजार जो है वो बिहार से प्राप्त हुआ है। ओके, इसका जो समय है लगभग 1 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कब की बात है ये किसी को नहीं पता है। एक अनुमानित टाइमलाइन जो है वो आपको दिया जाता है। पत्थरों के औजार में कौन कौन से पत्थर के औजार से मतलब किस प्रकार के ये हथियार चाकू बना लेते थे, खुरपी, कुल्हाड़ी, ये सब जो है, ये सब की जो जानकारी है वो बिहार के साक्ष्य से प्राप्त हुआ है कि जो उस समय के लोग थे, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी, ये सब जो पत्थरों के औजार हैं वो बना लेते थे। इसका जो साक्ष्य है बिहार से मिला है। ओके, यदि आप आगे बात करेंगे पूरा पाषाण काल में ही, तो आप 2 साइट्स जो हैं उसको याद रखना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नालंदा, मुंगेर और जेठियन। ओके, नालंदा, मुंगेर और जेठियन जो कि गया जी में पड़ता है, दक्षिणी पठारी भाग से ये प्राप्त औजार हुए हैं, और कार्बन 14 पद्धति के हिसाब से इन पाषाणकालीन औजार के बारे में पता किया गया है। ओके, इस तरीके से आप देखें कहाँ से नालंदा, मुंगेर, जेठियन और दक्षिणी पठारी क्षेत्रों से ये औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे, तो औजारों का उपयोग किया करते थे। ओके, इसके बाद आप मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल में आप यह समझेंगे कि 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक की बात है। टाइमलाइन आप याद नहीं करेंगे। इसमें आपको मुख्य रूप से ये याद करना है कि पत्थरों के जो औजार हैं वो मुंगेर के भीम बांध से इसके साक्ष्य मिले हैं। मतलब मध्य पाषाणकालीन औजार के जो साक्ष्य हैं वो मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मुंगेर के भीम बांध से मिले हैं। ओके, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई। मध्य पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? मुंगेर के भीम बांध से। ओके, मध्य पाषाणकालीन मुंगेर के भीम बांध से। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ओके, नव पाषाण काल इट मीन्स नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं ओके वो कहाँ से मिले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे और इसको ज़रूर याद कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नवपाषाण कालीन के जो साक्ष्य हैं, यहाँ पत्थरों के जो हड्डियों से औजार निर्मित है उसका उपयोग मिला है। कृषि का विकास, अस्थायी रूप से मानव रहने लगा है। अस्थायी रूप से मानव के रहने का पीछे का कारण क्या है कि कृषि का विकास हो गया है, लोग एक जगह रह करके उपजा करके खा सकते हैं, इसीलिए जो है अस्थायी रूप से रहने लगे हैं। इसके जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा। चिरान जो कि सारण में पड़ता है, यहाँ से हड्डियों के बने उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चेचर वैशाली से, मनेर जो कि पटना में पड़ता है, सिनुआ रोहतास और जेठियन गया जी, इन पांचों साइट से जो नियोलिथिक एज के औजार हैं उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपसे फिर से मैं क्वेश्चन करती हूँ, चिरांद कहाँ है? सारण में। चिरांद कहाँ है? सारण में। चेचर वैशाली, मनेर पटना, सेनुआर रोहतास, जेठियन गया जी। इस तरीके से आप याद रखेंगे, चिरांद, सारण, चेचर वैशाली, मनेर पटना, सेनुआर रोहतास, जेठियन गया जी। ओके, इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके से आप यह याद रखेंगे कि ये नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरान सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर पटना से, सेनुआ रोहतास से, जेठियन गया जी से। ओके, ये सब जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके? नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे आप देखेंगे बिहार के इतिहास को। बिहार के इतिहास में आप यह देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा है पाषाणकालीन बिहार है। पाषाणकालीन बिहार के बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य जो है वो बिहार से नहीं मिला, इसलिए आपको ये बिहार के इतिहास में नहीं पढ़ना है। इसके बाद वैदिक कालीन बिहार को आप देखेंगे, फिर महाजनपद, क्योंकि 3 जो मुख्य महाजनपद है वो बिहार में, इसलिए महाजनपद को देखना है। इसके बाद आप मगध के उत्कर्ष को देखेंगे, फिर बौद्ध जैन धर्म को देखेंगे, एंड इसके बाद आप बिहार के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसको आप देखेंगे। ओके, इसके बाद बिहार के क्षेत्रीय वंश को देखेंगे,
फिर इसके बाद बिहार के क्षत्रिय वंश के बाद आप मध्यकालीन बिहार में आएंगे। मध्यकालीन बिहार में 2 इम्पॉर्टेंट है, एक सल्तनत कालीन बिहार, दूसरा मुगल कालीन बिहार, आप इसको समझेंगे। और इसके बाद आप आधुनिक बिहार के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है इसको समझेंगे। इस तरीके से आपका बिहार के इतिहास का पूरा सिनेरियो है। ओके, इस तरीके से आपने अगर इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो आप बिहार के इतिहास को अच्छे से समझ जाएंगे और यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो आप यस टाइप करेंगे ताकि मैं यह समझ सकूं कि आप इस सेशन को लेकर इच्छुक हैं एंड मुझे आगे इस सेशन पर काम करना है। ओके, तो क्या है कि आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो थी मैं आपसे शेयर की हूँ, जिसमें आपने यह देखा है क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं, आई थिंक मैं अपने आप को ये तो कहूँगी नहीं कि मैं आपको टीच करने आई हूँ, मैं अपना मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। ओके, एंड आई थिंक यदि आपके जीवन में इस चीज़ का कोई भी वैल्यू ऐड होता है, यदि आप इससे कुछ भी सीखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा भी जो है मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाने का प्रयास करते रहूँगी। ओके, इस तरीके से क्या होता है, मेरा भी रिवीजन होता है, मैं भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करती हूँ, तो इससे मुझे भी हेल्प होता है एंड मैं आप लोगों की भी हेल्प यदि कर पा रही हूँ जो किसी वजह से किसी रिसोर्सेज की कमी के कारण कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियोज़ लाने का कार्य कर रही हूँ। यदि आपको ये सेशन पसंद आएगा तो मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ लाते रहूँगी, क्योंकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं एंड आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।